message authentication code. So that is the topic that we are going to discuss today. Code. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि what is the message authentication. What is message authentication and what is the need of this. फॉर्मली मैसेज ऑथेंटिकेशन को डिटेल में बाद में डिफाइन करेंगे. फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ दिस concept or this technique or this function or service, you can say. So suppose that there is a party A, you can call it Alice or something else. So it is a sender, A is the sender, and there is another party B, you can call it Bob, it is a receiver. Okay, now A have some message for Bob. So let's say that message is M and there is a communication channel between them. So M, ये जो message है, this message need to be sent to the receiver B. Okay, now it may be the case that there is some opponent, वो A के opponent हो या B का opponent हो, and that opponent is Eve and Eve want to disturb or attack this communication. Now what may happen, A sends some message to B. Okay, now it may be the case that E may change this message, है ना. So बॉब को पहले तो एडवांस में तो पता नहीं है कि क्या मैसेज मुझे मिलने वाला है. जैसे आपको अगर कोई ईमेल मिलता है एंड लेकिन आपको पहले से तो नहीं पता होता है कि ईमेल के अंदर क्या कंटेंट है ना. जो आपको ईमेल का कंटेंट मिलता है जब भी आप कोई ईमेल रिसीव करते हैं, तो आप जनरली मानते हैं कि ये कंटेंट जिसने भेजा है उसी ने लिखे हुए हैं, है ना. जहाँ से ईमेल आया है, जो सेंडर ईमेल आईडी है, वहीं से वो कंटेंट डिलीवर हुए हैं, है ना. यू ऑलवेज बिलीव दिस, है ना. जब भी आपको जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी से ईमेल मिलता है एंड वो आपके डिपार्टमेंट के हेड से मेल आया हुआ है, तो आप मान के चलते हैं ना कि ये मेल हेड से आया है और इसमें जो कंटेंट है ये हेड ने ही लिखे हुए हैं. बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल ऑन द नेटवर्क कि ईव ने आपके मैसेज को चेंज करके एम की जगह पर अपना मैसेज एम डैश रख दिया. एम को उसने चैनल से हटा दिया, डिलीट कर दिया, या इसमें कुछ बिट्स बदल दी या कुछ ब्लॉक्स बदल दिए, कुछ सेट ऑफ बिट्स बदल दिए, बाइट्स बदल दिए, एक सम पोर्शन ऑफ द मैसेज चेंज कर दिया. और चेंज करने के कई तरीके हो सकते हैं इस मैसेज को अटैक करने के, उसने चेंज कर दिया. ठीक है, वी विल सी दैट कि कौन कौन से अटैक्स इस कम्युनिकेशन पर पॉसिबल हैं. नाउ ये मैसेज एम डैश बी को मिला. नाउ बी इज एक्सपेक्टिंग कि ये मैसेज ए से आया है एंड बी को एडवांस में नहीं पता है. तो बी के सामने प्रॉब्लम है कि इस मैसेज एम डैश को वो माने कि ये जेन्युइनली ए से आया है या नहीं आया है. बी शुड बी एबल टू नो दैट. ओके, सो नाउ वी नीड ए सर्विस that will be able to tell B कि whether this message is genuine or not. Now genuine का मतलब है, एक तो है कि मैसेज बदल गया हो, दूसरा हो सकता है मैसेज नहीं बदला हो, ए का मैसेज भेजा हुआ ही है, लेकिन ए ने पिछले टाइम आपको कोई मैसेज भेजा था 1 दिन पहले या 4 दिन पहले, वो तो मैसेज ए ने ही जनरेट किया था. बट ना वो मैसेज ए ने और कुछ भेजा था, लेकिन ईव ने क्या किया, उस पुराने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले वाले मैसेज को दोबारा से उसने पहले से कॉपी कर रखा था और आपको वो अभी भेज दिया, है ना. सो बी के सामने प्रॉब्लम है ये जान पाना कि ये जो एम है एक्चुअली अभी सेंडर ने जो भेजा था ये वही मैसेज है
या नहीं। तो इसके लिए मैसेज ऑथेंटिकेशन सर्विस हम इस्तेमाल करते हैं, जो इंश्योर करती है कि ये जो मैसेज बी को मिला है ये सेंडर ए ने ही भेजा है, और दिस मैसेज इज़ द मैसेज इज सेंट इन करंट कम्युनिकेशन। प्रीवियस मैसेज नहीं है, पिछले कम्युनिकेशन का कोई मैसेज नहीं है ना। एंड अगर ईव कोई मैसेज में चेंज करता है तो वो बॉब को पता चल जाए, है ना। तो आपको मालूम होगा कि हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैसेज में कोई चेंज हो तो उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। दैट मीन्स आप मैसेज और मैसेज डाइजेस्ट साथ में भेज दीजिए, बॉब मैसेज डाइजेस्ट की मदद से कंफर्म कर लेता है। ओके, लेकिन मैसेज और मैसेज डाइजेस्ट के कंफर्म होने से क्या ये गारंटी हो जाती है कि ये एक्चुअली सेंडर से आया था? नहीं, है ना। ये भी तो कर सकता है कि अगर आप एम डैश और इसका स्मॉल एम डैश जेन्युइन हैश वैल्यू भेज दे आपको, और ये बॉब के पास आ गई, तो अब बॉब जब मैसेज का हैश निकालेगा तो एम डैश ही आएगा, है ना। तो बॉब मानेगा कि ये मैसेज तो सही है, लेकिन ये मैसेज सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैसेज बॉब मान के चल रहा था एलिस से आया है, लेकिन एक्चुअली ये ईव से आया है ना। सो दैट मीन्स मैसेज का जो सोर्स है वो बॉब ठीक करेक्टली वेरीफाई नहीं कर पा रहा है ना। बॉब इज नॉट एबल टू वेरीफाई द मैसेज सोर्स। सो मैसेज ऑथेंटिकेशन में दोनों चीज़ें हैं, एक तो मैसेज मॉडिफाई हुआ है तो वो भी पता चल जाए somebody है मॉडिफाइड, और मैसेज का सोर्स क्या है। सो बोथ मैसेज ऑथेंटिकेशन कवर बोथ ऑफ द थिंग, ठीक है। सो जो आप मैसेज डाइजेस्ट से जो सर्विस ले रहे थे वो भी उसको भी ये ऑफर करता है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। आप वो भी चेक कर सकते हैं कि मैसेज वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, साथ में मैसेज के करेक्ट सोर्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप जब मैसेज भेज रहे हैं तो साथ में अगर मैसेज ऑथेंटिकेशन लेट से MAC स्मॉल में लिख देता हूँ मैं, M के साथ उसका मैसेज ऑथेंटिकेटर आप लगा देते हैं, जिसे कई बार क्रिप्टोग्राफिक हैश भी बोलते हैं या टैग बोलते हैं, मल्टीपल नेम है, मैक भी बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफिक हैश वैल्यू। ओके, तो ये सब नाम है। तो अगर आप मैक इस्तेमाल करेंगे मैसेज के साथ तो बॉब आसानी से वेरीफाई कर पाएगा कि ये मैसेज मॉडिफाई भी नहीं हुआ है और एक्चुअली ए से आया है, ठीक है। दैट मीन्स वो सोर्स को भी वेरीफाई कर सकता है कि हु इज़ द एक्चुअल सोर्स ऑफ द मैसेज। सो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड आपको ये दोनों टास्क परफॉर्म करने की परमिशन देता है। ओके, सो नाउ अब हम कम्युनिकेशन जो नेट चैनल है दोनों के बीच में वो कौन कौन से अटैक पॉसिबल हैं वो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट you will able to go into more deeper of this concept. So there are some number of attacks that can be launched when A और B are communicating through a channel. So channel पर जो अटैक्स हैं, अटैकर कई तरीके के अटैक लॉन्च कर सकता है। So जिसमें से पहला अटैक है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है कि ये जो मैसेज चैनल से जा रहा था ये अटैकर उसके कंटेंट्स को रिवील कर दे। ए और बी कम्युनिकेट कर रहे थे और ए और बी चाहते थे कि हमारा मैसेज कोई तीसरी पार्टी ना पढ़ पाए या किसी तीसरी पार्टी को मैसेज अवेलेबल ना हो। लेकिन ईव क्या कर सकता है, आपका मैसेज को कॉपी किया एंड इट कैन रीड दैट मैसेज, दैट मीन्स मैसेज डिस्क्लोज हो गया आपका। डिस्क्लोज आपको जबकि कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए थी, ए और बी के अलावा कोई मैसेज कंटेंट ना जाने, बट ईव ने चैनल से रीड कर लिया मैसेज, क्योंकि आपका चैनल अगर अनप्रोटेक्टेड है तो ईव आसानी से रीड कर लेगा, है ना। सो डिस्क्लोजर के अटैक से बचने के लिए आप जानते हैं हमें क्या करना पड़ता है, इनक्रिप्शन, है ना। सो इस डिस्क्लोजर को जो डिस्क्लोजर अटैक है इसे अवॉइड करने के लिए हम इनक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, और आप जानते हैं कि इससे इनक्रिप्शन से कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिजर्व रहती है। आपने कंटेंट इनक्रिप्ट कर दिया, अब इनक्रिप्शन में जो की इस्तेमाल हुई है वो ईव के पास नहीं है, इसलिए ईव जो है कंटेंट्स को नहीं रीड कर पाएगा। दूसरा जो अटैक है वो हो सकता है ट्रैफिक एनालिसिस। This is also a quite common attack and it is very difficult to stop this attack. So ट्रैफिक एनालिसिस में अटैकर क्या करता है कि ए और बी जो दो पार्टी है इनके बीच के कम्युनिकेशन पैटर्न को वो स्टडी करता है।
सो कुछ ड्यूरेशन तक स्टडी करने के बाद अटैकर हो सकता है जान जाए कि ए और बी कितने फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करते हैं, किस किस टाइम कम्युनिकेट करते हैं, और वो पैटर्न के स्टडी के बेस पर वो ये डिसाइड कर सकता है कि नेक्स्ट टाइम अब ये लोग कब कम्युनिकेट करेंगे। ओके, सो ट्रैफिक एनालिसिस से वो फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड पता कर लेगा, ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन पता कर लेगा, है ना। सो ये जो अटैक है दोनों ही केसेस में कनेक्शन लेस आप सर्विस यूज कर रहे हो या कनेक्शन ओरिएंटेड चैनल इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों में एप्लीकेबल है। एंड ओबियसली चूँकि इसमें अटैकर जो है ना एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, इट इज़ जस्ट साइलेंटली ऑब्जर्विंग योर फ्लो ऑफ द मैसेजेस। आपके दो पार्टी के बीच में, ए और बी के बीच में जो मैसेज के फ्लो हो रहे हैं, वो सिर्फ उनको साइलेंटली मॉनिटर करता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, और उसके बेस पर अपना कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहता है। सो ये जो अटैक है इसको आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है, और जब आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है तो ओबियसली स्टॉप करना भी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप इन चीज़ों को नहीं रोक सकते कि जब मैसेज जा रहा है तो अटैकर इनक्रिप्टेड भी जा रहा है तो अटैकर विल बी एबल टू सी कि सम मैसेज इज गोइंग ऑन। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप दिस अटैक, बट देर आर सम वेज टू फाइट दिस अगेंस्ट दिस अटैक। तीसरा है मास्करेड। मास्करेड में अटैकर क्या करता है कि किसी जेन्युइन यूजर की आइडेंटिटी यूज करता है, ठीक है, किसी जेन्युइन यूजर की आइडेंटिटी इस्तेमाल करता है। सो मे बी जैसे मान लीजिए कोई एक आपकी यूनिवर्सिटी का आउटसाइडर स्टूडेंट आपके किसी यूनिवर्सिटी के आइडेंटिटी को यूज करके यूनिवर्सिटी में एंट्री कर सकता है या कोई कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो वो जेन्युइन आपका जैसे आई कार्ड है, आई कार्ड आपका ले लिया उसने, उसमें समहाउ फोटो मैनिपुलेट कर लिया और आपकी आईडी के बेस पर आप जैसे गुफरान है, गुफरान बन के यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर कर गया, है ना। फ़ोटो बदल दिया, गुफरान की आईडी समहाउ किसी ने चुरा ली, और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर अब उसका फ़ोटो बदल करके अपना फ़ोटो लगा लिया और एंटर कर गए। तो ये तो है एक फिजिकल काइंड ऑफ मास्करेडिंग। सिमिलरली इंटरनेट में भी इस तरीके की मास्करेडिंग हो सकती है कि आपके आईडी, पासवर्ड या कुछ और क्रेडेंशियल्स जो हैं उनको यूज करके अटैकर जो है आपके बीच के कम्युनिकेशन को अटैक कर सकता है, ठीक है। मास्करेडिंग, दैट इज कॉल्ड मास्करेडिंग। नेक्स्ट अटैक है कंटेंट मॉडिफिकेशन। सो कंटेंट मॉडिफिकेशन में एक्चुअली अटैकर क्या करता है, मैसेज जो है उसके कंटेंट्स को बदल सकता है। तो मैसेज के कंटेंट के बदलने का मतलब वो उसमें कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर सकता है, कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके मैसेज में से हटा सकता है, दैट मीन्स डिलीट कर सकता है, या पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकता है, ट्रांसपोज कर सकता है, और सब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सो दैट मीन्स इट अटैकर सक्सेसफुली चेंजेस द कंटेंट्स ऑफ योर मैसेज, दैट इज कॉल्ड कंटेंट मॉडिफिकेशन। Then next attack is sequence modification. सो सीक्वेंस मॉडिफिकेशन एक्चुअली कहाँ पर हो सकता है, जैसे कई बार दो पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वो n नंबर ऑफ मैसेजेस भेजते हैं, और मैसेजेस को प्रॉपरली प्रोसेस करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए, रिसीविंग एंड पर मर्ज करने के लिए वो हर मैसेज में या पैकेट्स में सीक्वेंस नंबर अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो अटैकर क्या कर सकता है, उन सीक्वेंस नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकता है सो दैट रिसीवर कंफ्यूज होकर के रॉन्ग तरीके से रॉन्ग ऑर्डर में मैसेजेस को जोड़ करके नया मैसेज बना पाए। तो दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस मॉडिफिकेशन। तो इसमें सीक्वेंस मॉडिफिकेशन में अटैकर जनरली आपके जो मैसेजेस हैं उनकी रीऑर्डरिंग कर सकता है, कुछ मैसेज को डिलीट कर सकता है, कुछ नए मैसेज, फ्रॉडल मैसेज एंटर करा सकता है, ओके। देन नेक्स्ट अटैक दैट इज देयर इज टाइमिंग मॉडिफिकेशन। ये जो अटैक है इसमें अटैकर क्या करता है कि जो सेंडर से जो मैसेज जा रहा है उसे डिले कर सकता है सो दैट ये रिसीवर के पास कुछ डिले होकर के पहुंचे। तो एक मैसेज टाइमली नहीं आ रहा है, दैट इज ऑल्सो ए डिस्टर्बेंस फॉर यू, फॉर समवन। एंड दूसरा ये भी कर सकता है कि वो आपके पिछले सेशन के या प्रीवियस सेशंस जो आपके थे उसके किसी मैसेज को
लेकर के आपको दोबारा रिप्ले सेंड कर दे, दैट इज़ कॉल्ड रिप्ले अटैक। ओके, सो दोनों डिले और रिप्ले, ये दोनों कंबाइंडली टाइमिंग मॉडिफिकेशन अटैक कहलाते हैं। ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ टाइमिंग मॉडिफिकेशन अटैक। तो एक तो है मैसेज को आपके डिले कर दे, सेंडर से जब मैसेज जा रहा है तो रिसीवर तक पहुंच रहा है तो उसे डिले कर दे। दूसरा, जैसे आपने अगर मान लीजिए रियल लाइफ का एग्जांपल अगर देखें, तो अगर आपने कोई डाक भेजी है एंड वो किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया और जॉब की एक लास्ट डेट है फॉर्म पहुंचने की, एप्लीकेशन पहुंचने की, एंड समहाउ कोई आपका जो अपोनेंट है एंड वो अपना कुछ इन्फ्लुएंस यूज करके और समहाउ आपके जो लेटर है उसको डिले करवा देता है, सो दैट आपका जो मैसेज है वहाँ टाइमली, जो लेटर है वो टाइमली नहीं पहुँच पाए और आपको उस जॉब अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ जाए। ओके, सो सिमिलरली जो मैसेज डिले होने से जो नुकसान है वो ऑनलाइन मैसेज में भी हो सकता है। ओके, ओके, देन नेक्स्ट अटैक जो कम्युनिकेशन चैनल में आपको देखने को मिल सकता है वो है सोर्स रेप्यूटेशन। सोर्स रेपुटेशन का मतलब क्या है कि सोर्स ने कोई मैसेज भेजा एंड बाद में वो डिनाई कर दे कि नहीं ये मैंने नहीं भेजा, कोई डिस्प्यूट हुआ और फिर उसने डिनाई कर दिया कि मैंने मैसेज नहीं भेजा। जैसे मान लीजिए somebody promised you for giving some amount of money in the exchange of some job that is you have done for him, एंड बाद में वो मना कर देता है कि नहीं मैंने इतने अमाउंट की बात नहीं की थी, या वो कहता है नहीं मैंने लिख के ही नहीं दिया ये सब। जैसे आपने किसी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसने प्रॉमिस किया था कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने पर मैं आपको 1 लाख रुपीज़ पे करूँगा, एंड देन बाद में जब आपने सॉफ्टवेयर बना लिया तो वो मना करने लग गया कि नहीं मैंने ये मैसेज 1 लाख रुपीज़ वाला आपको दिया ही नहीं था, ये मैंने मैसेज भेजा ही नहीं था, ईमेल मैंने नहीं भेजा जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं 1 लाख रुपीज़ दूंगा, है ना। सो दैट इज़ कॉल्ड सोर्स रिपुटेशन। सो सोर्स रिपुटेशन का मतलब होता है जहाँ पे जो मैसेज का सोर्स है वो डिनाई कर देता है कि ये मेल तो मैंने भेजा ही नहीं है, या ये मैसेज मैंने नहीं भेजा आपको, है ना। सो दिस इज़ वन अटैक। देन है जैसे सोर्स डिनाई कर सकता है वैसे डेस्टिनेशन भी डिनाई कर सकता है। डेस्टिनेशन रेपुटेशन, REPUDIATION। सो जैसे मैंने कहा कि जैसे सोर्स डिनाई कर सकता है कि मैंने मैसेज नहीं भेजा, तो डेस्टिनेशन भी समहाउ सम केसेस में डिनाई कर सकता है कि मुझे आपका मैसेज नहीं मिला, जबकि मिला था बट स्टिल इट कैन से नहीं मुझे आपका मैसेज नहीं मिला। तो ऐसी दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ अटैक। अब आप इसे कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे ट्रबल क्रिएट कर सकता है रियल लाइफ में। जैसे आप अगर किसी बिजनेस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और आपको किसी ने कुछ मैसेज भेजा, वर्क दिया, और आपने कह दिया नहीं ये तो वर्क मुझे आपने दिया ही नहीं था, मुझे मैसेज ऐसा कोई ईमेल नहीं मिला। आपके सुपीरियर ने कोई ईमेल भेजा और कुछ काम करने के लिए बोला, लेकिन आपने डिनाई कर दिया कि आप, हो सकता है आपने ईमेल, एक्चुअली आपको ईमेल मिला हो और आपने देख लिया लेकिन आपको वो काम नहीं करना था और आपने वैसे ही छोड़ दिया, एंड बाद में आपका सुपीरियर बोल रहा है कि मैंने आपको ईमेल तो भेजा था, आपने काम क्यों नहीं किया, एंड आप कह देते नहीं आपका कोई ईमेल नहीं आया, है ना। ये तो ईमेल का एग्जाम्पल है, हालांकि ईमेल के केस में हम इंश्योर कर सकते हैं, ईमेल में ऑप्शंस होते हैं जिससे जैसे ही आप मैसेज खोलेंगे मुझे वापस नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो जैसे सोर्स डिनाई कर सकता है वैसे डेस्टिनेशन भी डिनाई कर सकती है, और ये फिर बाद में डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अटैक जिसे आपको डील करना पड़ सकता है। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी में आती हैं, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट के अंदर कवर होती हैं। और कॉन्फिडेंशियलिटी को आपको मालूम है हम इंक्रिप्शन से डील करते हैं। इसके बाद मास्करेडिंग, कंटेंट मॉडिफिकेशन, सीक्वेंस मॉडिफिकेशन एंड टाइमिंग मॉडिफिकेशन, ये चारों चीज़ें आती हैं आपके मैसेज ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इन चारों से मिला के मैसेज ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट बनता है, या ये कहिए मैसेज ऑथेंटिकेशन में हम इन चारों अटैक से डील करते हैं। मास्करेडिंग से मतलब कोई आइडेंटिटी
फेक आइडेंटिटी यूज करके मैसेज ना भेजें, मतलब आपको जो मैसेज मिला है उसमें जो आइडेंटिटी यूज हो वो फेक ना हो, मतलब जेन्युइन आइडेंटिटी होना चाहिए सो दैट आप करेक्ट सोर्स पहचान पाएँ। कंटेंट का मॉडिफिकेशन ना हो, उसके ऑर्डरिंग ना बदले मैसेज की, और टाइमिंग ना बदले, मतलब डिले ना हो या रीप्ले ना हो। तो ये सारी चारों अटैक्स जो है ना मैसेज ऑथेंटिकेशन के अंडर में हम डील करते हैं। ओके, नाउ ये जो बाकी के बाकी ये वाला जो प्रॉब्लम है इसे हम डिजिटल सिग्नेचर से हैंडल करते हैं। हालांकि डिजिटल सिग्नेचर इनको भी, ये जो चारों चीज़ें हैं इनको भी वो समहाउ हैंडल करता है। ठीक है, सो डिजिटल सिग्नेचर बाद में हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एंड ये जो है इसे हम डिजिटल सिग्नेचर प्लस सम एडिशनल प्रोटोकॉल के थ्रू, इसके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है, बट इसको डील करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ एडिशनली सम प्रोटोकॉल स्पेशली बजाना पड़ेगा, तभी आप इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन रेपुटेशन को इंश्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, सो दीज आर द सम अटैक्स जिसमें हमें मैसेज से रिलेटेड अटैक्स हैं जिनको आपको क्रिप्टोग्राफिक वेरियस क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक से डील करना होता है। सो नाउ हम बात कर रहे थे मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की। So let's define message authentication code. मैक। सो इसे हम क्रिप्टोग्राफिक चेकसम भी बोलते हैं, क्योंकि जो हैश वैल्यू होती है उसका अल्टरनेटिव नाम एक चेकसम भी होता है, क्रिप्टोग्राफिक चेकसम। सो क्रिप्टोग्राफिक चेकसम और नॉर्मल चेकसम जिसे हैश वैल्यू आप बोलते हैं उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो चेकसम है उसका काम हम सिर्फ जब इन मैसेज इंटीग्रिटी वेरीफाई करना है हमें, केवल कि मैसेज चेंज तो नहीं हुआ है बीच में, वो वेरीफाई करना है अगर कि मैसेज मॉडिफाइड है नहीं है, तो हम मैसेज इंटीग्रिटी के थ्रू कर लेते हैं। दैट मीन्स सिंपल कीलेस हैश फंक्शन से काम हो जाता है, जैसे SHA है, SHA-2 है, MD5 है, सो ऑन। लेकिन अगर हमें सोर्स एक्चुअली ऑथेंटिकेट करना हो कि ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर सोर्स ने ही इस मैसेज को जनरेट किया है, तो उसके लिए हमारा चेकसम से काम नहीं चलेगा। वी नीड एक क्रिप्टोग्राफिक चेकसम या मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। सो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड क्या करता है, इट विल रिक्वायर ए हैश फंक्शन। आई एम राइटिंग जस्ट हैश। ठीक है, सो हैश फंक्शन होगा, आपको उस हैश फंक्शन को एक सीक्रेट पास करना पड़ेगा, जिसे हम सीक्रेट की बोल सकते हैं आपके, एंड देन वी नीड टू प्रोवाइड ए मैसेज। सो अब जो हम हैश फंक्शन इस्तेमाल करेंगे ये आपको याद होगा प्रीवियसली अभी हमने जो हैश फंक्शन डिस्कस किया उसमें एक ही आर्गूमेंट होता था मैसेज, लेकिन अब जो हम हैश फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसे हम मैक बोलते हैं, सो आपकी बुक में यहाँ मैक लिखा हुआ है, मैंने लेकिन जानबूझ करके इसे हैश लिखा हुआ है सो दैट आप जान जाएं कि ये हैश फंक्शन है विद की। ठीक है, सो ये जो हैश फंक्शन है अब हमने थोड़ा सा उसे रीडिजाइन कर लिया, या वी डिफाइन ए न्यू काइंड ऑफ हैश फंक्शन जिसको दो आर्गूमेंट लगते हैं, एक तो की, सीक्रेट की, एंड एक मैसेज। और इसके बाद हैश फंक्शन ये जो है नाउ मैसेज आपका प्रीवियसली जैसे था वेरिएबल हो सकता है, एंड एक फिक्स लेंथ का आउटपुट जनरेट करता है जिसे हम स्मॉल MAC से कैपिटल MAC से रेफर करते हैं, जिसे हम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड या ऑथेंटिकेटर, मैसेज ऑथेंटिकेटर भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो मैक है नाउ, ये जो मैक है दो चीज़ें कैरी करके जा रहा है। एक तो ये मैसेज की हैश वैल्यू निकाल रहा है, सो ये जो इसमें जो मैसेज ऑथेंटिकेशन है इस इज ए फंक्शन ऑफ द मैसेज एंड इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द की। ओके, सो नाउ ये जो की है दिस की शुड बी नोन टू बोथ सेंडर एंड रिसीवर। सो सीक्रेट सिमेट्रिक की है ये, दिस इज ए सिमेट्रिक की। यू कैन से सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पर है कि दोनों पार्टी को पता है। ठीक है, सिमेट्रिक एल्गोरिथम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सो इट इज ए सिमेट्रिक की मीन्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर हैव दिस की। तो मैसेज का जो सेंडर है उसके पास भी ये के है, और मैसेज का जो रिसीवर है उसके पास भी ये के है। ओके, सो दिस इज योर
क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इससे सोर्स की आइडेंटिटी कैसे जो है वेरीफाई होगी। सो लेट्स सी। So suppose that A is some source here and A want to send some message to a destination B, ठीक है। So this is source, this is destination, and M is the message that this source A want to send to B। और यहाँ पर हम इंश्योर करना चाहते हैं कि मैसेज बी जो है इंश्योर कर पाए कि ये मैसेज जेन्युइन सोर्स से आया है और मैसेज भी जेन्युइन है, बीच में किसी ने मॉडिफाई तो नहीं किया है। तो इसके लिए ए क्या करेगा, ए विल यूज ए हैश मैक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड एल्गोरिथम, ठीक है, MAC। और एल्गोरिथम को हम, ठीक है, MAC लिखा रहने देते हैं जिससे हम, एंड ये एल्गोरिथम है, याद रखना, ठीक है, ये कोड नहीं है। या हम कुछ और ले लेते हैं, हम एल्गोरिथम के लिए A लिख लेते हैं, या मैसेज ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम MA लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मैक एल्गोरिथम। ओके, सो मैक एल्गोरिथम को क्या क्या चाहिए, मैसेज तो आई गया इनपुट में, एक सीक्रेट की चाहिए के। ओके, सो ये सीक्रेट की देने के बाद आपको कुछ आउटपुट रिसीव होगा जिसे हम स्मॉल MAC से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नाउ आप क्या करेंगे, ये जो मैसेज है और जो मैक आया है इन दोनों को कॉन्कैटनेट कर देंगे। तो ये कॉन्कैटनेशन का साइन है, मतलब यहाँ से मैसेज आया और यहाँ से मैक आया, आपने दोनों को कॉन्कैटनेट कर दिया। ओके, ये कॉन्कैटनेट करने के बाद मतलब इस तरीके से कि ये M और नीचे मैक, ये कॉन्कैटनेट करके आपने इसे चैनल पर ट्रांसमिट कर दिया, और ट्रांसमिट होने के बाद ये B के पास रिसीव होगा, है ना। तो B को क्या मिलेगा, M और ये जो मैक, ठीक है। सो मैक को हम फंक्शन फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, MA एल्गोरिथम का नाम, ठीक है, या फंक्शन का नाम, ब्रैकेट में इनपुट क्या क्या दिया था हमने, मैसेज एंड के, तो ये यहाँ रहेगा। नाउ रिसीविंग पार्टी क्या करेगी, अब रिसीविंग पार्टी भी सेम एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रही है, MA, ठीक है। तो इसने पहले क्या किया, रिसीविंग पार्टी ने M निकाला और इस M पर ये जो MA एल्गोरिथम है वो लगा दी, और ओबियसली यहाँ सीक्रेट की देना होगी, जो सीक्रेट की केवल A और B के पास है, जो ईव है यहाँ पर अटैकर उसके पास नहीं है। ओके, सो यहाँ से जो आउटपुट आएगा और ये जो आउटपुट आएगा, दोनों को आपने कंपेयर कर लिया, देख लिया कि ये इक्वल है या नहीं है। सो ओबियसली अगर ये इक्वल है तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि मैसेज जेन्युइन है, आपको जो मैसेज मिला है वो जेन्युइन है। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड तो आपका जो इंटीग्रिटी के लिए भी वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि जो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जो मिला है आपको ये M से ही जनरेट हुआ होगा, तभी ये मैच करेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, सोर्स का कैसे वेरिफिकेशन होगा, सोर्स का वेरिफिकेशन इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब ये मैच कर रहा है इसका मतलब करेक्ट जो मैक है, MAC ये जो मैक लिखा है, ये जो अटैच्ड मैक है ये वाला, और या यहाँ जो मैक है, इसे सेंडर के अलावा कोई जनरेट नहीं कर सकता, सेंडर या रिसीवर के अलावा, सॉरी, ठीक है, रिसीवर भी हमें मानना पड़ेगा, रिसीवर कैन ऑल्सो जनरेट दिस, सेंडर और रिसीवर के द्वारा कोई जनरेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इस आउटपुट को जनरेट करने के लिए के रिक्वायर्ड है, की सीक्रेट की, जो कि केवल A और B के पास है, ईव के पास नहीं है। तो ईव किसी भी हालत में इसे जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। सो अगर ये वेरीफाई हो जाता है इसका मतलब मैसेज A से ही आया है और
मैसेज चेंज भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर चेंज होगा तो ये ऑथेंटिकेटर मिसमैच हो जाएगा, और अगर अटैकर ने बिना बिना की उसके पास हुए किसी दूसरी की से इसको मैक को जनरेट करने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ तब भी मैच नहीं होगा, क्योंकि अब दोनों आर्गूमेंट्स के करेक्ट होने पर ही ये मैचिंग मिलेगी आपको। ओके, सो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की मदद से इस तरीके से आप मैसेज ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। सो मैसेज ऑथेंटिकेशन कैन बी डन। ओके, अब इसके साथ में ही आपको अगर कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे कंटेंट को इसको आगे जा करके इनक्रिप्ट करके सेंड कर सकते हैं। तो पहले डिक्रिप्ट हो जाएगा, फिर आप वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो आपके डायग्राम इस प्रोसेस को बुक में भी दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ओके, सो नाउ हम आ जाते हैं एक मैक एल्गोरिथम के एग्जाम्पल पर कि क्या मैक एल्गोरिथम अवेलेबल है हमारे पास। तो मल्टीपल मैक एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं। सो जिसमें से हम एक एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस करेंगे, वो है एच मैक। That is the standard, or it is defined in RFC, request for comment. This is a standard document 2104. ठीक है, and it is a NIST standard, you should remember. ठीक है, it is a NIST standard. So FIPS 198 जो डॉक्यूमेंट है अमेरिका का, उसमें ये डिफाइंड है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ये मैसेज ऑथेंटिकेटर बनाएंगे कैसे। तो ओबियसली आप देख रहे हो ये जो सब चीज़ें हैं हैश फंक्शन से मिलती जुलती हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो अभी तक हमने हैश फंक्शन पढ़ा था, जैसे उसमें की नहीं होती थी, तो हमें समहाउ हैश फंक्शन को इस तरीके से अडेप्ट करना है या उसमें कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे हम की को भी इंट्रोड्यूस कर पाएँ, है ना। मैसेज का तो मैक्स ऑथेंटिकेशन तो ऑलरेडी, ऑथेंटिकेटर जो था वो क्या कहते हैं, चेकसम था, वो तो ऑलरेडी जनरेट हो रहा था। सिर्फ क्या था, हमें की और ऐड करना है, एक पैरामीटर एडिशनल। सो हमें सिर्फ मैक बनाते समय ये याद रखना है कि हम एक की और ऐड कर दें। एग्जिस्टिंग एस फंक्शन हम ले सकते हैं और उसमें की ऐड कर दें। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के एच मैक जो है ना डिज़ाइन किया गया। सो एच मैक के कुछ डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव थे, लेट्स डिस्कस देम। स्टैंडर्ड है तो हमें स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जरूर डिस्कस करना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया है। सो जो भी स्टैंडर्ड बनाया जाता है वो कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के बनाया जाता है और उसके डिज़ाइन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो एच मैक के भी डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव थे। सो पहला डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कोई नए सिरे से स्क्रैच से एल्गोरिथम ना बनाएं। ठीक है, हम एग्जिस्टिंग हैश एल्गोरिथम्स जो अवेलेबल हैं उनको ही यूज करके यूज कर लें। और हमारी कोशिश ये थी कि इसमें एल्गोरिथम इस तरीके की हो कि एक ब्लैक बॉक्स की तरह से काम करे। दैट मीन्स इसमें जो हम हैश फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो हम आसानी से रिप्लेस करते हैं। सो अगर एक एच मैक है तो एच मैक अगर हैश फंक्शन इस्तेमाल कर रहा है, कहीं भी एच मैक में हैश फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, तो ज़रूरत पड़ने पर इस हैश फंक्शन को मैसेज भी दिया जाएगा, तो ज़रूरत पड़ने पर हम हैश फंक्शन को बदल भी पाएँ बिना एल्गोरिथम में कोई चेंज किए। दैट मीन्स ये प्लग इन टाइप का हो, प्लग इन प्लग आउट। आपको लगता है कि हम MD5 यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें MD5 एल्गोरिथम इस्तेमाल कर लें। आपको लगता है SHA-1 ठीक रहेगी, SHA-1 यूज इस्तेमाल कर लें। बाद में आप कोई एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं तो आपको लगा कि नहीं ये एल्गोरिथम अनसेफ हो गई है, तो हम कोई दूसरी एल्गोरिथम यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएँ। ओके, सो दैट मीन्स प्लग इन टाइप का कॉन्सेप्ट के साथ हम हैश फंक्शन को इसमें इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, सो एक तो ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ये था कि जो एग्जिस्टिंग सेटअप है हमारे पास उसमें हम कोई चेंज ना करें। सो एग्जिस्टिंग सेटअप से मेरा मतलब है कि अब एग्जिस्टिंगली बहुत सारे लोग हैश फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे पहले से ही, लाइक MD5 पॉपुलर हैश फंक्शन है। देन SHA-1 आप नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, SHA-2। सो इट वाज द ऑब्जेक्टिव दैट कि हमें इन एल्गोरिथम किसी को भी फोर्स नहीं करना है कि वो इन एल्गोरिथम्स को यूज़ करना बंद कर दे, क्योंकि पीपल हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन देम। तो MD5 कोई यूज़ कर रहा है तो वो MD5 के साथ एच मैक को इस्तेमाल कर पाए। दैट मीन्स यहाँ पर हैश फंक्शन के तौर पर वो MD5 इस्तेमाल कर ले।
SHA1 को यूज़ कर रहा है तो वो यहाँ SHA1 में यूज़ कर ले। दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। तीसरा था कि जो ओरिजिनल हैश फंक्शन है उसका परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहे, मतलब हम एचमैक जो डिज़ाइन एल्गोरिथम बनाते समय ये ना कर दें कि हैश फंक्शन तो एफिशिएंट था लेकिन एल्गोरिथम इनएफिशिएंट हो जाए एचमैक, या काफ़ी स्लो हो जाए। सो मतलब ये कहने का कि परफॉर्मेंस जो आपके हैश फंक्शन का था लगभग वही परफॉर्मेंस मेंटेन रहे एचमैक में भी, हम एडिशनल इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ना डालें। और एक था, अगला था कि की भी हम सिंपल तरीके से इसमें हैंडल कर पाएँ, जो की है उसको यूज करने का जो सिनारी मैकेनिज्म हो वो कॉम्प्लेक्स ना हो। एंड लास्ट कि जो भी क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन हो जिसमें हम यूज कर पाएँ उसका डिजाइन वो ऑलरेडी वेल अंडरस्टूड हो या वेल स्टडीड हो, क्योंकि अगर वो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन वेल स्टडीड होगा और आपकी एचमैक एल्गोरिथम सिंपल होगी तो वही एनालिसिस जो हैश फंक्शन के लिए था वो एनालिसिस की मदद से आप आसानी से एचमैक को भी एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, सो दैट अगर हैश फंक्शन का अंडरलाइंग हैश फंक्शन का एनालिसिस ईजी होगा और चूंकि आपने ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड किए हुए हैश फंक्शन को यूज किया है तो आपका एचमैक्स का भी जो एनालिसिस होगा, स्टडी होगी, वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगी। ओके, सो दीज आर द डिजाइन ऑब्जेक्टिव। सो नाउ लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एचमैक एल्गोरिथम, और वी कैन ओपन द बुक में डायग्राम है, वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट मी, ड्राइंग से बच जाएंगे हम लोग। क्रिप्टोग्राफिक चैप्टर नंबर 11 हो गया। ये 12 होगा मतलब। So 1 minute. So this is the structure of the hash function or HMAC actually. So first let's see some parameters that are being shown here. So इसमें आप एक देख रहे होंगे हैश, ये सो दिस हैश इज एक्चुअली द अंडरलाइंग हैश फंक्शन। जो भी हैश फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हो, इट कैन बी MD5 और SHA। दिस K प्लस is a bit pattern that is derived from the key IPAD and OPAD. These are the constants, इनकी फिक्स वैल्यू है। एंड IB इनिशियल वेक्टर है जो हैश फंक्शन को आपको देना है, आप जानते हैं सब IB को। देन ये Y0 Y1 एंड सो ऑन YL-1, ये क्या है, मैसेज चंक्स हैं B बिट के। तो आपका जो भी मैसेज होता है इस फंक्शन को आपको मालूम है कि ये मैसेज के चंक्स में ब्रेक किया जाता है, तो ये जो चंक्स हैं उसी साइज के होंगे जो एक्चुअली हैश फंक्शन आपका यूज करता है। एन यहाँ पर क्या है, जो हैश वैल्यू है उसका साइज, बी हो गया चंक्स का साइज। नाउ SI एक बिट पैटर्न है जो कि आपके जो की पैटर्न है, ठीक है, के प्लस, इट इज़ नॉट एक्चुअली द की, जो की से डिराइव पैटर्न है, और IPAD, इन दोनों को एक्सऑर करके SI निकाला जाता है। ओके, सो यू कैन सी द पैरामीटर्स हियर, L नंबर ऑफ ब्लॉक्स, हाँ आप देख सकते हैं Y0 से YL-1, सो Y टोटल L ब्लॉक्स हो गए। सो दीज आर द सम पैरामीटर्स जो आप फेमिलियर हैं। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द हैश फंक्शन। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो हैश फंक्शन है उसे 2 बार इस्तेमाल किया है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, K प्लस और IPAD को एक्सऑर करके एक बिट पैटर्न निकाला SI, और इसको मैसेज के साथ ऐड कर दिया। नाउ हम एक एक करके ये जो ब्लॉक्स हैं इनको, ये भी B बिट का होगा SI। ओके, सो इनको हमने एक एक करके B बिट्स के चंक्स में हैश फंक्शन को पास कर दिया। ओके, नाउ ये जो हैश फंक्शन है ये n बिट का आउटपुट जनरेट करेगा, इनिशियल वेक्टर आपने दे दिया। सो डूइंग सम प्रोसेसिंग, आफ्टर डूइंग सम प्रोसेसिंग इसने n बिट का आउटपुट जनरेट किया। नाउ ये जो इंटरमीडिएट आउटपुट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H SI कॉन्केटनेटेड M,
ये एस आई कॉन्केटेनेशन एम क्यों लिखा है, ये आपका यहाँ से y0 से YL-1 तक ये आपका पूरा मैसेज है। तो मैसेज के साथ आपने एस आई को अपेंड सॉरी मतलब प्रीफिक्स किया है, पहले ऐड किया है। सो एस आई और एम को का आपने हैश निकाल लिया। नाउ ये जो हैश है इसको अब एन का एन जो है बी से कम हो सकता है, तो आपने कुछ पैडिंग करके बी बिट्स के बराबर बना दिया, ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ से के प्लस और ओ पैड, ये का ओ पैड अनदर कॉन्स्टेंट है, इसका के प्लस के साथ आपने एक्सऑर किया, बी बिट आपको मिलेंगे और जो आउटपुट आया दैट इज कॉल्ड S0। ये S0 और इन दोनों को आपने ऐड कर लिया, कॉन्केटनेट कर लिया और एक आपको दो ब्लॉक्स मिल गए। अब ये दो ब्लॉक्स आपको हैश फंक्शन को फिर से एक एक करके इनपुट कर देने हैं और अगेन एक इनिशियल वेक्टर दे देना है। तो इनिशियल वेक्टर इज द सेम दोनों फंक्शंस के केस में, और ये जो आउटपुट आएगा दैट इज द योर HMAC और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, सॉरी HMAC का जो आउटपुट है दैट इज मैक। सो आप देख सकते हैं बहुत कुछ ज़्यादा नया हमने नहीं किया है। जो एग्जिस्टिंग हैश फंक्शन है उसमें हमने सिर्फ की ऐड कर दी है। तो की ऐड करने के लिए हमने तरीका क्या अपनाया कि की के साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स को पहले एक्सऑर किया है, ये कॉन्स्टेंट फिक्स हैं, ओके। इन कॉन्स्टेंट्स को एक्सऑर करने के बाद जो पैटर्न आया उसे मैसेज के साथ ऐड कर दिया। एक बार जो हैश है और जो की का अगला दूसरे कॉन्स्टेंट से एक्सऑर किया और फिर दो ब्लॉक्स बनाए, उनको अगेन हैश फंक्शन को दे दिया और इससे जो आउटपुट आएगा ये आपका मैसेज ऑथेंटिकेटर हो गया। तो आप की और मैसेज दोनों मिक्स हो गए आपके हैश फंक्शन में, ओके। सो HMAC का फ़ायदा क्या है कि आप जो है इसकी जगह पर कोई भी हैश फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको किसी टाइम पर बाद में जैसे मान लीजिए अभी SHA-2 का सेफ़ है तो SHA-2 आप यूज़ कर सकते हैं। अब बाद में लगता है कि SHA-2 अनसेफ हो गया है तो बाद में आप SHA-2 की जगह पर SHA-3 इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं या और कोई सिक्योर हैश फंक्शन यूज़ करना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ओके। नाउ यू कैन सी दिस के प्लस, जो मैंने बताया के प्लस इज द के पैडेड विद जीरोज ऑन द लेफ्ट सो दैट द रिजल्ट इज बी बिट्स इन लेंथ। सो आपका जो की का साइज है वो एक्चुअली बी से कम हो सकता है ब्लॉक साइज से, ओके। तो आपको क्या करना है के में कुछ जीरोज ऐड कर देना है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, मतलब MSB साइड से पैडिंग के तौर पर। iPad एक फिक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 36 हेक्साडेसिमल में, और ये जो iPad है आप देख सकते हैं कितने बिट का है, 1 2 3 4 एंड सो 8 बिट का है। सो 8 बिट का है तो ऑब्वियसली इस पैटर्न को आपको के प्लस से एक्सऑर करना है, और के प्लस क्या है, बी बिट लेंथ का है, तो आपको इसको बी लेंथ में बनाना पड़ेगा। तो 8 बिट के पैटर्न को बी का साइज का बनाने के लिए आपको इसे रिपीट करना पड़ेगा। तो B8 टाइम इसे रिपीट करेंगे, दैट मीन्स एक बार ये फिर और एक बार फिर एक बार अप टू जब तक बी साइज के बराबर, इसका साइज बी बिट के बराबर नहीं हो जाता है तब तक आप इसे रिपीट करके यूज करेंगे, मतलब यही बिट पैटर्न को रिप्लीकेट कर लेंगे सो दैट हम बिट बाई बिट एक्सऑर कर पाए। सिमिलरली ओपैड ये फिक्स कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू 5C है और इसे भी हम बी टाइम रिपीट करते हैं। ये आपका HMAC का फंक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ओके। सो जस्ट गो थ्रू दैट। नाउ एडवांटेज, एक और एडवांटेज है HMAC का आपका कि आप ये जो दो वैल्यूज हैं SI और S0 इनको प्री कंप्यूट करके पहले से रख सकते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं इनको प्री कंप्यूट रख सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसका इम्प्लीमेंटेशन भी एफिशिएंट हो जाता है। सो इसी वजह से ये स्टैंडर्ड है, और इट इज़ इस जहाँ तक सेफ्टी की बात है, सिक्योरिटी की बात है, HMAC इज सिक्योर क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी है इट डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग हैश फंक्शन। सो अगर अंडरलाइंग हैश फंक्शन सिक्योर है तो HMAC सिक्योर है, अगर अंडरलाइंग हैश फंक्शन सिक्योर नहीं होगा तो HMAC इनसिक्योर हो जाएगा। तो अब जैसे ही HMAC इनसिक्योर होगा, आपको सिक्योर बनाने के लिए सिर्फ इतना करना है कि हैश फंक्शन बदल लेना है, ओके। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ HMAC। नाउ कोई क्वेश्चन, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया, बट मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन है नहीं। नो है, चलिए गुड, कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब सब लोग सब समझ गए, ठीक है ना। सो